हेलो बच्चों, दिस इज प्रिय रंजन एंड यू आर वाचिंग मी एट फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल। और आज का जो वीडियो है मॉडल सेट का डिस्कशन है ऑब्जेक्टिव का। हाइप बना के रखा है, मॉडल सेट में कुछ है नहीं। आपके फॉर्मूला शीट से मोर देन 45 क्वेश्चंस एज इट इज हैं और थोड़ा बहुत चेंजिंग है। जो 70 में 45 लड़ रहा है, फॉर्मूला शीट पे प्रॉपर कमांड कर लो, काफ़ी है। अब फॉर्मूला शीट में थोड़ा सा ये है कि आपको ऑप्टिक्स का फॉर्मूला शीट नहीं प्रोवाइड किया गया था, अब प्रोवाइड करा दिया जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। और थोड़ा सा इधर व्यस्तता था, इसके वजह से हम मॉडल सेट का डिस्कशन नहीं करा पा रहे थे। बोला ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, फिर सब्जेक्टिव करेंगे। ठीक, थोड़ा बहुत इसमें एरर वेरर भी है, तो इसको इग्नोर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या करेगा, बिहार बोर्ड है, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। चलो, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का हम लोग देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि इक्वल चार्जेज आर प्लेस्ड ऑन द थ्री एजेस ऑफ अ स्क्वायर इफ द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज F12। 1 और 2 के बीच है 1 2 लिखा हुआ है, एंड बिटवीन Q1 एंड Q3 1 एंड 3 के बीच में 1 3। फाइंड F12 और F13 के बीच का रेशियो निकालना है। चलो हिंदी में पढ़ देता हूँ। क्या है, एक वर्ग के 3 सिरों पे समान आवेश के आवेश रखे गए हैं। यदि Q1 Q2 के बीच का बल F1 F2 तक Q3 Q4 के बीच का बल Q1 एंड Q3 के बीच का बल F13 हो, तो F12 बाई F13 का अनुपात कितना होगा। ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं, जैसे आप हाइप बना रहे थे। पहले तो आपको एक स्क्वायर बना लेना है, सिंपल। आप बिल्कुल बनाइए, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, स्क्वायर दिखना भी चाहिए। और 3 चार्जेस, एक Q1 चार्ज है। अच्छा, एक और बात है, भले ही आप नाम रखिए, इसका नाम रख देते हैं 1 पोजीशन, लेकिन चार्ज क्यों ही रहेगा। इसका पोजीशन भले ही नाम रख देते हैं 2 पोजीशन, लेकिन चार्ज हमारा क्यों ही रहेगा। चार्ज क्या रहेगा, क्यू। चलो इसका नाम रख देते हैं पोजीशन 2, लेकिन चार्ज क्या रहेगा, क्यू। और इसका नाम रख देते हैं पोजीशन 3, लेकिन चार्ज क्या रहेगा, क्यू ही रहेगा। अब कह रहा है कि इस मान लेते हैं इसका लेंथ एल है, मान लेते हैं लेंथ क्या है, एल। ठीक है, स्क्वायर है तो सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर। अब ये 1 और 2 के बीच का फोर्स होगा, समान है, रिपल्सिव फोर्स होगा, इधर होगा F1 का मैग्नीट्यूड लिखना है सिर्फ। फोर्स का फॉर्मूला होता है 1 और 2 के बीच में F12। फोर्स का फॉर्मूला होता है कूलम्ब्स लॉ से, तुम भी जानते हो, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसके बीच की दूरी L है, तो L स्क्वायर होगा, फॉर्मूला हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। चलो, F13 के बीच में, अब यही थोड़ा सा लोचा है, और क्या, 1 एंड 3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कंसीडर करना है। आप जानते हैं वर्ग का जो विकर्ण होता है √2L होता है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना लेंगे, √2L, दैट्स ऑल। तो F13 लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन √2L का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, KQ स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर। अब किसका किसका रेशियो पूछ रहा है, F12 अपॉन F13। थोड़ा देख लेते हैं रेशियो किसका किसका पूछ रहा है। रेशियो है 1 2 और 1 3 का, इट्स ओके। तो बताइए 1 2 का क्या हो गया रेशियो, क्या है वैल्यू, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ऊपर। नीचे क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर, किधर जाएगा, ऊपर। बोल दो बंधु, के क्यू स्क्वायर बाई के क्यू स्क्वायर से कैंसिल, ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, ऊपर 2 नीचे 1, 2:1। अब जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन नंबर 1 का है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई बात नहीं, इधर की कहानी थोड़ा गड़बड़ है। अब इधर क्या लिया जाए टिक करने के लिए, बार बार इरेज करना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, क्वांटाइजेशन का बेसिक क्वेश्चन है। क्या है क्वांटाइजेशन का बेसिक, क्वांटमीकरण का बेसिक क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन, पहले पढ़ लेते हैं। व्हेन 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब n का वैल्यू पता है, आर रिमूव फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर, मतलब रिमूव किया जा रहा है तो जो देने वाला होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। देन चार्ज ऑन स्फीयर निकाल दिया जाता है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज वाले बी और डी तो ऐसे ही निकल लिए। अब ए एंड सी की बारी है, तो एन पता है, तो तुम बताओ। हम लोग अगर डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर, अरे भाई साहब, चलो
इसी को मैं चेंज करता हूँ। रहने दो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो क्या हो जाएगा। Q इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर प्लस एन ही होगा, क्यों रिमूव किया जा रहा है। एन का वैल्यू कितना है 10⁻14, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। कहानी खत्म। 1.6 इंटू 10⁻5 डेसिमल हटाइए तो नीचे आएगा 10, तो 16 इंटू 10⁻, ये नीचे का पावर प्लस ऊपर जाके क्या हो जाएगा -6 कूलम, इसको माइक्रो बोलते हैं। तो आंसर होगा 16 माइक्रो कूलम। और इसमें कौन सा ऑप्शन है तुम्हें भी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए 16 माइक्रो कूलम। चलो आगे बढ़ते हैं। सम भी बहुत, हाँ इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा देखो। एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए आप पे थ्योरी है, ये थ्योरी है, आपको याद रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब कंडक्टर, और कंडक्टर के सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होता है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। आपको स्फीयर बना के दिखाया गया होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के दिखाया गया होगा, रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया होगा, जो रेडियस होता है सरफेस पे क्या होता है परपेंडिकुलर। प्लेनर के लिए भी बताया गया होगा क्या होता है परपेंडिकुलर। तो एंगल थ्योरी का पार्ट है, आपको बिल्कुल ये नोट से उठा के बस बता देना है एंगल कितना डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब होता है एंगल 90 डिग्री, दैट्स ऑल। इसमें कुछ पूछना ही नहीं है। इसमें कौन सा एंगल हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो देखो ऑप्शन ये सी, ऑप्शन नंबर सी, कितना डिग्री 90 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं। क्यू आवेश की पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस एक्स, चलो एक्स ही दिया है, आउटसाइड अ चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, चार्ज विद इन द चार्ज इज क्यू। चलो ठीक है कोई नहीं, पहले आते हैं इस पे, समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड फोर्थ, चलो फोर्थ नंबर चार्ज, इसमें कुछ जान प्रान है ही नहीं। देखिए एक स्फीयर है, इस पे चार्ज क्या है Q, और इससे बाहर x डिस्टेंस पे पोटेंशियल पूछ रहा है। अब तुमको बताया जाता है कि बहुत दूर जब बाहर अगर हम लोग कैपिटल X है, अगर पोटेंशियल लिखते हैं तो हमारे लिए पॉइंट चार्ज हो जाता है, स्फीयर क्या बन जाता है पॉइंट। जैसे सूर्य चांद तारे बहुत दूर से हमको नजर आते हैं तो स्टार पॉइंट जैसा नजर आता है, स्टार और सन, सन तो नहीं नजर आता, सब नजदीक है, स्टार बहुत बड़ा है, कैसा नजर आता है पॉइंट जैसे। ठीक उसी तरह स्फीयर के बाहर जब हम चले जाएंगे दूर पर तो स्फीयर हमको पॉइंट नजर आएगा, मतलब हमारा चार्ज क्यू नजर आएगा। इससे सेंटर की दूरी, सेंटर से इसकी दूरी कितनी है एक्स। बी का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के कारण क्या फॉर्मूला होता है के क्यू बाई एक्स। तो अगर कैपिटल क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज है, तो कैपिटल एक्स है तो वैल्यू हो जाएगा के कैपिटल क्यू नहीं था शायद, स्मॉल क्यू था, इनटू में क्या एक्स, ये ऑप्शन हो जाएगा। देख लेते हैं कौन है, कैपिटल क्यू है सॉरी, तो कैपिटल क्यू है, इट्स ओके, हम लोग रख लेते हैं इस स्टेप में, क्या हो जाएगा कि कैपिटल क्यू बाई कैपिटल एक्स, और जो भी आपका ऑप्शन होगा v इज इक्वल टू आराम से हो जाएगा। अरे इस समय कुछ जान प्राण है नहीं भाई साहब, ऐसे ही तुम लोग हाइप बना के रखे हो, इसमें कुछ नहीं है। चलिए कौन सा क्वेश्चन था, अब 5 नंबर क्वेश्चन देखो, हलवा है, कुछ है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अगर हम अल्फा पार्टिकल को, कौन सा पार्टिकल, तो तुमसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि अल्फा पार्टिकल पे 2 प्रोटॉन का चार्ज होता है, प्लस 2e का चार्ज होता है। अगर वोल्टेज है 200 वोल्ट से अगर हम गुजारते हैं तो कितना हो जाएगा इसमें एनर्जी स्टोर, तो वर्क बराबर एनर्जी बराबर Q इंटू वी, चार्ज है 2e का और वोल्टेज है 200 वोल्ट, और देखिएगा तो 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अगर यही एनर्जी तुमसे पूछ लेता जूल में तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो आप जानते हैं 1 EV बराबर, अलग से लिख लेना, 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल, ये लिख देते अगर पूछता तो। नहीं पूछ रहा है मैं फालतू का क्यों बताऊंगा उसे। चलो आगे बढ़ते हैं, तो कितना होता 400, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं, ये फॉर्मूला पूछे सी कैपेसिटर अंदर बताइए, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर हाफ सी वी स्क्वायर, भाई साहब सब पूछ रहे हैं हाफ सी वी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। What is the energy stored in the capacitor of capacitance C when the potential difference increases up to V? ठीक है, potential difference V है और हमारा कैपेसिटेंस C है। आप जानते हैं एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर होता है, क्या होता है हाफ सी वी स्क्वायर।
इसमें कुछ डिस्कशन करने वाली है ही नहीं बातें। हाँ 7 नंबर कुछ बातें हैं थोड़ा सा डिस्कशन करने योग्य, तो आते हैं इसको डिस्कशन कर देते हैं। है क्या इसमें? कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक छोटा 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 n ड्रॉपलेट्स हैं। कितना ड्रॉपलेट्स हैं? n ड्रॉपलेट्स हैं। और इन एक पे चार्ज अगर q है तो इसको जब मर्ज करके एक बड़ा ड्रॉपलेट बनाया जाएगा, इस पे चार्ज q कितना होगा बता दो। तो n इंटू क्यू चार्ज होगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, बड़ा वाले का। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर इसका वोल्टेज भी है तो नया वाला का वोल्टेज बताइए। तुमने कहा कि सर वोल्टेज है स्फीयर ही है ना, फॉर्मूला तो होगा सर के क्यू बाई आर। हमने कहा कि ये छोटे वाले का पता है रेडियस स्मॉल आर और इसका वोल्टेज पता है वी। हमें ये नहीं पता है कि बड़े वाले पर चार्ज कैपिटल क्यू क्या है। अगर सोचने के लिए कैपिटल क्यू का वैल्यू रखना है तो बिल्कुल हम लोग कैपिटल क्यू का वैल्यू रख सकते हैं कॉमन सेंस से कि n इंटू स्मॉल क्यू। चलो ठीक है, लेकिन कैपिटल आर का वैल्यू क्या निकालोगे? इस नहीं है कुछ, चलो निकलो यहाँ से। ए, नहीं को कुछ नहीं है, इसको निकालो। गधा कहीं का ऐसा बोलता है कि नहीं होगा आज। इसका रेडियस हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल भी है, तो नया वाला पोटेंशियल वी डैश आपको लिखना है। वी डैश के लिए के कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर। अब स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन चाहिए। क्या चाहिए? स्मॉल आर और कैपिटल। कंजर्वेशन ऑफ मास से, कंजर्वेशन ऑफ मास से आप कह सकते हैं कि मास इक्वल होगा तो वॉल्यूम भी इक्वल होगा, क्योंकि डेंसिटी है, वाटर ड्रॉपलेट है, तो सबका दोनों का डेंसिटी क्या होगा? तो मास हमारा इक्वल होगा। तो मास इक्वल होगा तो वॉल्यूम इक्वल होगा, क्योंकि डेंसिटी क्या है? इक्वल। अब बता दो पुराना वाला वॉल्यूम, एक का वॉल्यूम कितना है? तो एन गुने एक का वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू बराबर, और ये बड़ा बन गया उसका भी, तो वो अकेला एन है तो ये होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। कॉमन सेंस से बताओ, 4/3 कैंसिल, तो कैपिटल आर का वैल्यू, कैपिटल आर का वैल्यू हो जाएगा स्मॉल आर क्यू है उसका पावर 1/3 होगा तो आर ही होगा, लेकिन एन का पावर कितना हो जाएगा? 1/3। फिर नया वाला रेडियस निकल गया और नया वाला चार्ज निकल गया। अब वोल्टेज लिख लेना है, V इज इक्वल टू, ऐसे मैंने नोट्स में भी लिखवाया है, V इज इक्वल टू, सिंपल आपको लिख देना है V इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू बाई आर। सिंपल। अगर तुम्हें लेंदी लग रहा होगा तो मैं फिर से बता दूं, कुछ नहीं था, एक छोटा सा वाटर ड्रॉपलेट है, ऐसा ऐसा हमारे पास n ड्रॉपलेट है, किसी एक ड्रॉप के बारे में कहानी है कि इस पे चार्ज कितना है Q और इसका वोल्टेज क्या है V। अब कह रहे सबको मिला के जब मैं बड़ा सा वाटर ड्रॉप बना दूंगा तो इस पे तुम्हें बताना है वोल्टेज V डैश का वैल्यू क्या होगा। कहोगे ठीक है, ये भी स्क्वायर वो भी स्क्वायर, मैं मान लेता हूँ V डैश का वैल्यू हमारा कितना होगा? V डैश का वैल्यू K कैपिटल Q बाई आर, कैपिटल आर मान लेते हैं क्योंकि इसका रेडियस हमने माना है, इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर है, इसका रेडियस हमने माना है कैपिटल आर है, और इस पे चार्ज वार्ज की कहानी बताओ। एक का चार्ज क्या है? क्यू। ऐसा ऐसा n ड्रॉप्स है, तो बताओ जब पूरे को मिलाएंगे तो पूरे का चार्ज क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एन क्यू लिख सकते हैं, तो नया वाला चार्ज जो क्यू होगा वो n इंटू स्मॉल क्यू होगा। एक तो निकल गया सर, एक अगर हमारा इस कैपिटल आर का वैल्यू निकल जाए कहानी बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर पहले स्मॉल आर से रिलेटेड भी का वैल्यू क्या लिखेंगे? के क्यू बाई स्मॉल आर, क्या लिखेंगे? अब कहीं भी हमें के क्यू बाई स्मॉल आर का वैल्यू दिखेगा तो क्या लिखेंगे? भी। अब हम आते हैं, ठीक है सर, ये नया वाला क्या होगा? के क्यू बाई आर, क्यू तो आ गया इसमें भी, आर नहीं आया, तो आर को कोरिलेट कर दीजिए, आंसर आपके सामने। सर इतना माथापच्ची करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आपको बताया गया था, ट्रिक भी बताया गया था, इन ड्रॉप को मिलाएंगे तो नया वाला का कैपेसिटेंस क्या होगा? n का पावर 1/3 स्मॉल n चाहे कैपिटल n का पावर 1/3 इंटू ओल्ड, ऐसा बताया गया था। ट्रिक से अगर कैपेसिटेंस निकाल दिए तो आराम से चार्ज भी निकाल दीजिएगा। वो कैसे? वो दोनों तरीके से मैं कर देता हूँ। पहले इधर देखो, तो ये कहानी पुराना वाला है, नया वाला में क्यू पता हो गया, नया वाला में आर पता हो जाता तो काम बन जाता। बताओ एक का वॉल्यूम कितना है? सब बराबर है ना, तो एक का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, और ऐसा ऐसा कितना है? n है, और ये तो अकेला एक ही है तो इसका होगा 4/3 पाई
कैपिटल आर क्यू। 4/3 कैंसिल आउट, और यहाँ कैपिटल आर क्यू का वैल्यू हो गया स्मॉल आर क्यू इंटू एन। इसका उधर जाके √1/3 होगा, तो कहानी यहीं पे लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा आर का वैल्यू स्मॉल आर एन का पावर 1/3। अब इतना हो गया, अब तो भाई साहब लिख दो। अब क्या होगा के, क्यू के जगह स्मॉल क्यू इंटू एन अपॉन आर के जगह स्मॉल आर इंटू एन का पावर 1/3, नीचे प्लस ऊपर जाके माइनस, ये बन गया के क्यू बाई स्मॉल आर इंटू एन का पावर 1 - 1/3। 3 में से 1 घटाओगे 2, तो हो जाएगा पुराना वाले का पावर कितना n इंटू, बोलो पावर कितना हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा। तो अब देखिए अपने ऑप्शन में, अब हम लोग देखेंगे अपने, किधर चला गया इधर, किधर आ गया भाई है? कहाँ चला गया ऑप्शन है? बगल में ही था मेरे, ओह सॉरी। हाँ, तो देखिए नया वाला क्या है, n के पावर 2/3, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़ा लेंदी था सर, लेंदी था, इतना टाइम अगर टेकिंग हो जाएगा तो सर एग्जाम में तो दिक्कत है। तो एग्जाम के लिए ट्रिक आपको बताया गया है, उस ट्रिक को डायरेक्ट याद रखिए कि कैपेसिटेंस होता है n के पावर, पुराना वाला कैपेसिटेंस इंटू n के पावर 1/3, वोल्टेज होता है पुराना वाला वोल्टेज इंटू n के पावर 2/3। आप एज अ ट्रिक याद रखेंगे, याद रखना इसको एज अ ट्रिक याद रखेंगे कि n बूंद वाला जब भी आ जाएगा तो c डैश हो जाएगा पुराना वाला c इंटू एन के पावर 1/3, और v डैश हो जाएगा पुराना वाला v इंटू एन के पावर 2/3। दैट्स इट, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताइए, एक समानांतर प्लेट संधारित प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, एक संधारित प्लेट का वैसे फोर्स निकालना है। इधर देखो, ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है नंबर, इसमें देखो एक कैपेसिटर है, एक पे प्लस चार्ज होता है, दूसरे पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। अब इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁵ वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट, कि सिर्फ एक प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसका हाफ हो जाएगा, 10⁵ वोल्ट पर मीटर का क्या हो जाएगा, हाफ। देखिए खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड खुद पे फोर्स नहीं लगाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा। नो डाउट नेट फोर्स जीरो होता है, या फिर नेट चार्ज का वैल्यू भी जीरो होता है, लेकिन पहले एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा क्या देखता है कि सर एफ है, फोर्स निकालना है, क्या है सर इसमें कुछ था ही नहीं, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो ई नहीं लेना है, क्या लेना है, E1। जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है उसका आधा ही तो एक प्लेट लगाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्बिनेशन दोनों का ऐड करके डेरिवेशन में भी आपने किया होगा। तो बताओ चार्ज का वैल्यू गिवन है, ई का वैल्यू हो गया कितना, चार्ज कितना गिवन है, चलो देख लो चार्ज कितना गिवन है, 1 माइक्रोकूलम। चार्ज कितना है, 1 माइक्रोकूलम, इधर ना है, हाँ चार्ज है 1 माइक्रो 10⁻⁻⁶, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10⁵ तो वैल्यू कितना हो जाएगा 10⁻⁻1/2, कितना हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं 1/2 का 0.5 और डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा 0.05 न्यूटन। बोलिए कौन सा ऑप्शन है, 0.05 न्यूटन, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ये सब बताइए, ये सब पूछने वाली बात है। टॉर्क का वैल्यू क्या पूछ रहा है, अब देखो थोड़ा बहुत इसमें एरर है तो इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, भाई साहब जो अपना भावना व्यक्त किया है उस भावनाओं के साथ खेलिए मत। और इस टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है P क्रॉस E, और P क्रॉस E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है M क्रॉस B। तो M क्रॉस B कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर E। भावनाओं के साथ ना खेलते हुए डायरेक्ट M क्रॉस B चलते हैं।
चलो इधर टाइम पीरियड का फॉर्मूला एक याद रखना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको याद रखना है। किसका फॉर्मूला? टाइम पीरियड का। कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है जैसे 2 पाई अंडर रूट L/G होता है, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड के लिए याद रखना है फॉर्मूला कि 2 पाई अंडर रूट I/MB होता है। क्या होता है? I/MB। तो यहाँ पर टाइम पीरियड जो होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √/B होता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। इनवर्सली का संबंध होता है। तो इस हिसाब से बताइए क्या होगा अगर टाइम पीरियड क्या बढ़ रहा है। ओ सॉरी, हो ए, थामा थामा, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्वेश्चन क्या है? विद डिक्रीज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करेगा, टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा। कहानी खत्म। इंक्रीज ऑप्शन नंबर बी। किसका उपयोग पौधा घरों में होता है? पौधा घरों में या फिर तुम कह लो इन प्लांट हाउसेज में ग्रीन गैसेस होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, और ग्रीन हाउस गैसेज इसमें कोई नहीं है, लेकिन रेडिएशन है। गैसेस की बात नहीं कर रहे, रेडिएशन है। तो हमारे बॉडी से और जितने लिविंग बींग्स है सबके बॉडी से एक तरह का रे निकलता है, उस रे को बोलते हैं इंफ्रारेड। क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड। और जो हीट प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? हीट। आपका बॉडी इसलिए गर्म होता है क्योंकि आपके बॉडी के टेम्परेचर के कारण आपके बॉडी इस टेम्परेचर पे आपके बॉडी से रेड कलर का इमिशन निकलता है, जो दिखता नहीं, कैमरा से ही दिखेगा। रेड से थोड़ा सा आगे होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंफ्रारेड। तो कौन सा होगा? ये डेटा है, आपको याद रख कर लेना है। चलो अब बताओ, ये क्वेश्चन में कुछ जान प्राण है? बताओ क्या होता है E×B? कैसे? ये एच दे दिया है, कोई बात नहीं, इंटेंसिटी दे दिया है तो क्या बात है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड एच वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ दिस वेव। कुछ था ही नहीं इसमें जो आप नहीं कर सकते थे। क्या है कि मान लेते हैं 3 एक्सिस है, हमारा एक्स एक्सिस है, इधर हमारा वाई एक्सिस है, इधर हमारा जेड एक्सिस है। अब कह क्या रहा है इस क्वेश्चन में? वे हमारा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस। और मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग है? जेड एक्सिस। तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है ना, अलोंग वी का डायरेक्शन अलोंग होता है E×B। किसके अलोंग होता है? E×B के। तो बताइए E और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, कहोगे H है सर, कोई बात नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो E×B करोगे, क्या करोगे? E राइट हैंड थंब रूल। क्या पहले कौन सा वेक्टर है? ई वेक्टर के डायरेक्शन में अपना 4 फिंगर इंसर्ट कर दीजिए, उसके बाद जेड वेक्टर इधर है बाहर की तरफ, 3D है। तो जैसे हम लोग ई क्रॉस बोलो क्या करेंगे डी, तो एक्स से जेड की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन में आंसर अधूरा है, ये पूरा करके नहीं दिया है, पूरा करके देख देता तो कौन सा एक्सिस होता है। हम ठीक है, ये भी गलत नहीं कर सकते हैं, एलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, एलोंग वाई एक्सिस तो है। तो एलोंग वाई एक्सिस किस दिशा में? वाई एक्स की दिशा में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेतार, बेतारी नहीं, बेतार का तार संचार का आविष्कार, इन्वेंटेड द इन्वेंशन ऑफ वायरलेस टेलीग्राफी, मार्कोनी। ये थोड़ा सा जीके है, कम्युनिकेशन सिस्टम का जीके है कि मार्कोनी ने बेतार के तार का आविष्कार किया था। किसने? मार्कोनी ने। याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। और कौन सा तुम्हें यही लेके बैठना है भाई साहब, 70 ऑप्शन, 50% ही तो कर। अब बताइए, डेफिनेशन पूछा है कि लाइट रे बेंड इन द मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मीडियम बेंड, देखो बॉन्डिंग, बेंडिंग ऑफ रे इज कॉल्ड, जब प्रकाश की किरण, अपवर्तन का डेफिनेशन, जबकि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। विचलन की इसी घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं? व्हेन लाइट रे travels from one medium to another, it bends towards or away from the normal, bends from original path. This phenomena is known as refraction, प्रकाश का अपवर्तन। पहली बात। दूसरी बात, अगर मीडियम सेम रहता तो सॉरी, और बेंडिंग होता शार्प एज से तो
तब ये कहलाता है डिफ्रैक्शन। क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन। शार्प एज से अगर ये बेंड कर जाता है सेम मीडियम में तो विवर्तन कहलाता है हिंदी में, इंग्लिश में कहलाता है डिफ्रैक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। बताइए कोई भी चीज, अब इसका थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं तो आपको जैसे डायग्राम बनाइएगा क्लियर हो जाएगा कि पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन हो रहा है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ड्यू टू विच रीजन एयर बबल साइंस इन द वाटर। तो सबसे पहले आप एयर बबल को लीजिए, एयर बबल बनाइएगा। क्या बनाइएगा? एयर बबल। बना दिए एयर बबल में, छोटा सा बनाओ भाई। पहले पानी का टैंक बना दो और एयर बबल बना दो। अब बताओ प्रकाश की किरण सघन माध्यम से डेंसर मीडियम से कौन से मीडियम में जाती है? रेयरर मीडियम में। तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो कौन सी घटना होगा? TIR। और हमने आपको बताया था दुनिया में कोई भी चीज अगर चमक रहा हो वहां पर TIR हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। अब आप खोजिएगा तो परफेक्ट नाम नहीं है इसका, इसका दे रखा है नाम परफेक्ट रिफ्लेक्शन। क्या है? पूर्ण परावर्तन से। तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होना चाहिए, इट्स ओके, काम चलेगा। एक उभयोत्तल 16 नंबर क्वेश्चन भाई साहब, सिंपल। उभय मतलब होता है दोनों, उभय मतलब क्या होता है? दोनों। इट मींस जब हम अपने टॉपिक पे आएंगे इसको सॉल्व, इसका कलर ग्रीन करना था लेकिन चलो कोई बात नहीं। आपको लेंस पे का फॉर्मूला पता होना चाहिए, म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन इंटू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। उभय मतलब होता है बाई मतलब दोनों, उत्तल मतलब उभरा हुआ, अवतल होता तो धसा हुआ। बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो एक का R1 हम पॉजिटिव लेंगे और एक का R2 क्या लेंगे? नेगेटिव। दोनों 20-20 होगा। 1/f इज इक्वल टू कितना है? 1.5। एयर में है तो बाई वन करने का कोई मतलब नहीं बनता। -1 इंटू 1/20 माइनस माइनस 1/20। कहानी करेंगे कितना आएगा? 1/f इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्लस हो जाएगा 2/20। कैंसिल वैंसिल करो, फोकल लेंथ का वैल्यू कितना सेंटीमीटर आएगा? 20 सेंटीमीटर। जो भी होगा वही आंसर होगा अगर 20 है तो। अब देखा जाए क्या कर रहे हो यार, कितना है? हवा में ही रखा गया, किस में रखा गया? हवा में। वक्रता त्रिज्या आर का वैल्यू दिया, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ बाइकॉन्वेक्स लेंस, वही है क्वेश्चन, इंग्लिश में है। A convex lens made of the such a material which refractive index 1.5. If the lens is immersed in water, then it's behave. ठीक है, वहीं सही करेगा। क्यों? देखो इसको पूछना चाहिए, टाइप करते वक्त गलत हो गया है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कर देता है 1.33। वाटर का होता है 1.33, 1.3 से कम कर देता 1.2 करता। तो कॉन्वेक्स बिहेव करता कॉनकेव जैसा, कॉनकेव बिहेव करता कॉन्वेक्स जैसा। लेकिन पूछते वक्त थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वो इनसे इमर्ज कर दिए हैं ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी कम है लेंस से। तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो कैसा है बोलो? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है और कॉनकेव डाइवर्जिंग होता है। तो कन्वर्जिंग लेंस तो कौन सा लेंस? अभी सारी दर्पण नहीं, लेंस ही है। चलो लेंस ही होगा। 3 लेंस जिसकी फोकस, अरे यार इस क्वेश्चन पूछना है, क्यों पूछना है इस सब क्वेश्चन? पूछना भी क्यों है? 1/f इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बोल दो बंधु। 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। कहानी खत्म। बोलो 1/f इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या क्या डेटा है? डेटा है 20, 30 और 60। 20 माइनस 30 1/20 प्लस माइनस कर दे तो 1/30 प्लस 1/60। एलसीएम लीजिएगा, तीनों का एलसीएम उतना ही आएगा 60। इधर आएगा 3, इधर आएगा -2, इधर आएगा 1। 4 में से 2 घटाइएगा कितना आ जाएगा? 4 में से 2 घटाइएगा 4। तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल 4 में से 2 घटाओगे तो भाई साहब 2 ही आएगा ना, 2/60। बोलो 30। तो f इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया 30 सेंटीमीटर। प्लस है माइनस नहीं है। बोलो कौन सा? इसमें है ही नहीं कुछ, ऐसा नहीं है जो तुम्हें नहीं समझ में आए। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। ये अगर तुमको नहीं आता है तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्या? कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू f0/fe।
माइनस इसलिए लगा देते हैं कि उल्टा दिखता है। तो भाई हम टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टेलीस्कोप। इससे हमको कोई माने मतलब नहीं है। चलिए कितना हो जाएगा, एफ नॉट बाई एफ ए की वैल्यू, एफ नॉट का वैल्यू कितना है 20, एफ ई का वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, कटाओगे मैग्नीफाइंग पावर कितना आएगा 10x। तो बोलो कायदे से कौन आना चाहिए, 10x, सी x नहीं दिया है, x होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष में भाई साहब, मायोपिया में निकट वाला दिखता है, दूर वाला नहीं दिखता है। तो कौन क्लियर दिखता है, निकट वाला दिखता है भाई साहब। निकट की वस्तुएं साफ साफ देख सकती है, निकट की वस्तुएं, ऑब्जेक्ट एट नियर डिस्टेंस। रेटिना पे बनता है, सुनो भाई साहब, रेटिना पर क्या बनता है, तो कॉन्वेक्स, कैसा है, कॉन्वेक्स है हमारा आई लेंस। तो रेटिना पर बनता है रियल एंड इन्वर्टेड, क्या बनता है। और जिसको सीधा बना के हमारा जो नर्वस सिस्टम का जो सेल है वो सीधा बना के यहाँ पहुंचाता है, वास्तव में बनता है उल्टा है। हम देख रहे हैं, मान लो तुमको देख रहे हैं मोबाइल उल्टा है, इमेज तो उल्टा बन रहा है, लेकिन उसको उलट के फिर उल्टा का उल्टा सीधा करके दिमाग को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है हमारा नर्वस सिस्टम का सेल। ओके, बताइए ये सब पूछने वाली बात है ये सब पूछने वाली बात बिल्कुल नहीं है। क्या है बताइए, अगर किसी प्रिज्म से वे व्हाइट लाइट को पास कराते हैं तो सबसे नीचे क्या होता है, वायलेट, सबसे ऊपर क्या होता है, रेड। तो सबसे ज्यादा विचलन किस में होगा, वायलेट में। सबसे कम विचलन किस में होगा, रेड में। रेड को हिंदी में बोलते हैं लाल, वायलेट को बोलते हैं बैगनी। बैजानिया फिनाला में सबसे ज्यादा डेविएशन किस्म का होगा, बैगनी का। और सबसे कम डेविएशन किसका होगा, रेड का। पूछ क्या रहा है तुमसे, ये बताओ, मिनिमम डेविएशन रेड का, कौन सा होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, ये भी, ये कॉची थ्योरम से आएगा, ठीक है, ये भी है, इसके लिए भी देख लेते हैं। देखो, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा एस होता है, ठीक। और जो हमारा, एक मिनट, जो हमारा पहले डेविएशन जो होता है, क्या होता है डेविएशन, वो क्या होता है, म्यू इंटू ए माइनस, पहले देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, उल्टा सीधा तो नहीं ना बता दे रहे हैं। कांच से हवा के लिए क्रिटिकल एंगल ऑफ, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, लाइट रे पासिंग थ्रू द ग्लास ऑफ मिनर, ओके ओके ओके, चलिए अब आते हैं। सबसे पहले क्रिटिकल एंगल साइन आई सी जो होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है, बताया होगा, ठीक है। और जो म्यू होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है, लेमडा स्क्वायर होता है एक्चुअली, कॉची थ्योरम से। तो देखो, इनवर्सली का इनवर्सली तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली। जिसके लिए लेमडा ज्यादा उसके लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा, और जिसके लिए लेमडा कम उसके लिए क्रिटिकल एंगल कम। देखो, जिसके लिए म्यू ज्यादा उसके लिए क्रिटिकल एंगल कम, और म्यू किसके इनवर्सली है, तो देखो ये तो खुद इनवर्सली है इसका, और इसका इनवर्सली, अगर तुम यहीं पर डालना तो 1/लेमडा, 1/लेमडा, लेमडा कहाँ जाएगा, ऊपर। तो साइन आईसी ना इसके डायरेक्टली हो गया, क्या हो गया, डायरेक्टली। जिसका लेमडा, आपको भी पता है किसका लेमडा ज्यादा होता है, रेड का लेमडा क्या होता है, मैक्स। तो किसका क्रिटिकल एंगल होगा, मैक्स। आईसी का वैल्यू रेड के लिए क्या होगा, मैक्स होगा। इसमें पूछने वाली बात नहीं है। आते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष बांध के प्रकाश पट के बंदे एक बार ठीक है, प्रकाश प्राथमिक इंद्रधनुष, जब आपको डिफरेंशियल दिखवाया गया होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी में, तो आपको बताया गया होगा इस तरह की कहानी होती है। तो जब कहानी इस तरह से होती है, तो तुम बताओ प्राइमरी में कितना बार टी आई आर होता है, एक बार, कितना बार टी आई आर। और सेकेंडरी होता है तो लाइट रे, सेकेंडरी में अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो लाइट रे में टी आई आर कितना बार होता है, दो बार। तो सेकेंडरी में टी आई आर, तो हमसे तो प्राइमरी पूछा है, मैं सेकेंडरी क्यों एक्सप्लेन करूं। तो प्राइमरी में टी आई आर कितना बार, एक बार। और कितना बार माध्यम चेंज हुआ, हवा से पानी और पानी से हवा, तो दो बार रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन बोले तो अपवर्तन, कितना बार अपवर्तन, दो बार। और फिर एक बार टी आई आर, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। ओके, तो आते हैं अपने टॉपिक पे फिर से। तो कौन सा होगा बोलो, रिफ्लेक्शन ट्वाइस एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन वंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। चलिए, प्रकाश के तरंगों की गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश वर्णन का निर्णायक। ठीक है, आपको बताया गया है थ्योरी में कि फ्रीक्वेंसी रंग को दर्शाता है। क्या? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। अलग अलग आवृत्ति का रंग अलग अलग होगा, तो बोलो कौन सा होगा? फ्रीक्वेंसी, सी। अज्ञात आकार, अननोन, इनफाइनाइट मतलब अननोन। क्या है? इनफाइनाइट मतलब अननोन, पता ही नहीं। तो वही पूछ रहा, अज्ञात आकार से आने वाले सुदूर स्थित प्रकाश का तरंगाग्र, वेव फ्रंट। बताइए, वेव फ्रंट 3 तरह का वेव फ्रंट होता है और 3 तरह का सोर्स से बनता है। पहला स्फेरिकल वेव फ्रंट, पॉइंट चार्ज के कारण, लाइन चार्ज के कारण सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, और जो इन्फिनिटी पे होता है, किस पे होता है? इन्फिनिटी पे। बताओ बंधु, इन्फिनिटी पे जो होता है तो उससे कैसा वेव फ्रंट बनता है? प्लेनर वेव फ्रंट। इसका जो कहानी होता है, वेव फ्रंट का जो कहानी होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा हूबहू मैच करता है। बताया भी था, लाइट रे और वेव फ्रंट एक दूसरे पर कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं? कौन? 90 डिग्री का, ये भी याद रखना। तो कैसा वेव फ्रंट होगा? प्लेनर की कुछ और, प्लेनर। आगे आते हैं। तो प्लेन वेव फ्रंट। चलिए, दो स्रोतों को कला संबंध तब कहा जाता है जब उनके, देखिए, कोहेरेंट सोर्स का डेफिनेशन ही है हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कला संबद्ध स्रोतों का परिभाषा ही है कि दो स्रोत जिनका आवृत्ति क्या हो? समान हो और कालांतर कांस्टेंट हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कालांतर में बराबर परिवर्तन हो रहा हो। कालांतर कांस्टेंट होना चाहिए, कालांतर में बराबर परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कालांतर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो ये देखो, अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बता दूं, फेज डिफरेंस चेंजेस रेगुलर, नहीं 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 नहीं, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर बी। कालांतर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, पीरियोडिकली कुछ नहीं। आप बताइए, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी गूगल का हिंदी यूज क्या है? इसको बोलते हैं संपोषी। क्या बोलते हैं? संपोषी। कंस्ट्रक्टिव वेव इंटरफेरेंस को हम लोग बोलते हैं संपोषी। लिखा रचनात्मक, गूगल का हिंदी यूज किया गया। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगाग्रों के कलांतर होना चाहिए। कलांतर होना चाहिए। बताइए, कंस्ट्रक्टिव के नहीं, एन लेमडा होता है। क्या पूछ रहा है? दो तरंग कलांतर, फेज डिफरेंस 2n पाई। देखो, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, हिंदी में बोलते हैं इसको समपोषी, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव, हिंदी में बोलते हैं इसको विषमपोषी। डिस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा फाई का वैल्यू होना चाहिए 2n पाई और डेल्टा एक्स का वैल्यू होना चाहिए n लेमडा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा फाई का वैल्यू होना चाहिए 2n+1 पाई ऑड मल्टीपल, ये इवन है और क्या है? ऑड। और डेल्टा एक्स का वैल्यू होना चाहिए 2n+1 या -1 लेमडा/2। अब चलो ठीक है, अब आते हैं इस पर, सॉरी, आते हैं, थोड़ा टाइम भी देखना भाई। बाप रे, इतना टाइम हो गया, इतना डिस्कशन हुआ, टाइम बहुत टेकिंग है। फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रीचिंग एट द पॉइंट क्या होना चाहिए? तो 2n, तो 2n में ना तो पाई आता है, ना तो पाई/2 आता है, ना 3 पाई/2 आता है, तो जीरो, n का वैल्यू जीरो रखोगे तो मिड पॉइंट पे। फ्रिंज की चौड़ाई डेफिनेशन है किन्हीं दो क्रम, ये फ्रिंज विड्थ का डेफिनेशन है किन्हीं दो क्रमवर्ती काली या चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी को, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंज। हमने प्रूफ भी किया है, डार्क के लिए भी वही आता है और इसके लिए भी वही आता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्यतिकरण करने के लिए भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव है, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए एन लेमडा, होना क्या चाहिए? एन लेमडा। तो नहीं, क्या क्या होना चाहिए? ये तो एन लेमडा होना चाहिए, यहाँ एन लेमडा है तो n+1 भी तो एन लेमडा के बराबर ही होगा, तो ये दोनों होना चाहिए। ये 2n+1 ये भी n के बराबर ही होना चाहिए। किसके बराबर नहीं होना चाहिए? तो 2n+1 लेमडा/2 के बराबर, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव का नहीं, ये डिस्ट्रक्टिव का हो जाता है, ये संपोषी का नहीं विषमपोषी का हो जाता है। चलिए, इंग्लिश मीडियम वाला यही देखो, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव प्रोड्यूसिंग द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज नॉट इक्वल टू, तो कंस्ट्रक्टिव नहीं है तो डिस्ट्रक्टिव है। अरे याद कर लो भाई, 2n+1 लेमडा/2 डिस्ट्रक्टिव यही होगा, ऑप्शन नंबर।
फ्रेनेल डिस्टेंस याद रखिएगा कितना होता है, ए स्क्वायर बाई लेमडा। इसको आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी, द वैल्यू ऑफ फ्रेनेल डिस्टेंस ए स्क्वायर बाई लेमडा। क्रिकहॉफ बताया भी था जब पढ़ाया था, तो क्रिकहॉफ लिखता है। क्रिकहॉफ से आने की जरूरत नहीं है। किरचॉफ्स जो लॉ है, पॉइंट लॉ, जंक्शन लॉ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट लॉ। और एक चार्ज के कंजर्वेशन पे होता है लूप लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो चार्ज के कंजर्वेशन पे बेस्ड होगा, और पॉइंट लॉ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन लॉ। तो देखिए किरचॉफ पॉइंट रूल ओबे विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहीं है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब इसी लॉ को पूछ दिया गया, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। डेफिनेशन है किरचॉफ्स लॉ के, आपका फर्स्ट लॉ जो है पॉइंट लॉ का, द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर पर्टिकुलर जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। किसी निश्चित बिंदु के लिए यानी परिपथ के किसी जंक्शन के लिए, संधि के लिए सभी धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा क्या होता है, शून्य। तो बोलिए क्या होगा, शून्य होता है कि कुछ और बताइए। वी टेस्टोन ब्रिज में क्या मेजर होता है, ये सब पूछने वाली बात है, बताइए। तो वी टेस्टोन ब्रिज में फॉर्मूला क्या होता है, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। इसमें क्या मेजर होगा, रेजिस्टेंस ही मेजर होगा, और क्या मेजर हो सकता है भाई साहब, क्यों, क्योंकि ये दिया ही हुआ है। अब बताइए 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन में कोई जान प्राण है, सिर्फ यही फॉर्मूला अप्लाई करना है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, क्यू बराबर क्वांटाइजेशन से एन बाई टी। बस I का वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया हुआ है, I का कितना वैल्यू दिया हुआ है 1 माइक्रो एम्पियर, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दिया हुआ है, और पर सेकेंड पूछ रहा है, सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें, बता दो। 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू एन निकालना है, और टी का वैल्यू भी 1 है पर सेकंड, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब एन का वैल्यू लिख दो 1 बाई 10⁻⁻6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू एन। कैलकुलेट करो तो एन का वैल्यू आ जाएगा 10 बाई, ऊपर जाएगा ना तो 10 हो जाएगा। तो हम लोग अगर डिवाइड करेंगे 6.25, इधर से 6 पॉइंट कितना 25, और यहाँ 10 टू दी पावर, यहाँ से एक 10 लेंगे तब ये 19 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, लेकिन ये आएगा 0.62। चलो ठीक है, मैं ऐसे लिख दूंगा, 10/16 कीजिएगा तो आएगा 0.625। एक 10 इधर से लेंगे तो हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर, ये 19 से अगर हम घटा लेते हैं 6 तो 13 आएगा, एक और जीरो ले लेते हैं तो 12 आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, जो भी ऑप्शन होगा देख लो, कौन सा ऑप्शन होगा, 12 वाला कौन सा ऑप्शन है, अच्छा 13 वाला ही ऑप्शन है, 0.625 इंटू 10 टू द पावर 13। इट्स ओके, ऑप्शन नंबर 1। ये सब 10th है भाई साहब, ये सब 10th है। हीटिंग एलिमेंट जितने भी होते हैं जिसका रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई, और हम लोग रेसिस्टेंस हाई जो होता है ना, नाइक्रोम का यूज करते हैं, क्या, निकेल और क्रोमियम का एलॉय होता है नाइक्रोम, उसके लिए ये ये याद रखना, EVR/2, ये EVR/2 आप कौन से चैप्टर का होगा और कहाँ होगा मैं बता देता हूँ, इस पर ज़्यादा हम रिसर्च नहीं करेंगे। ये है आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का, किसका है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उस समय जो हम लोग MVR करके वैल्यू निकालते हैं, इसका ये वैल्यू आ जाता है EVR/2, ये आ जाता है। ये गायरोमेट्रिक रेशियो भी वहां पर लिखवाया गया होगा, आप नोट पलट के देखिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एनी स्ट्रेट करंट कमिंग वायर इज प्लेस्ड वर्टिकली इन विच करंट पेनिट्रेट इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, कोई नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। करंट कैरिंग वायर है जो वर्टिकली रखा गया है, इधर करंट जा रहा है ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा राइट हैंड पाम रूल से अंदर की तरफ। ठीक है, इसके बाद देखिए और आगे पढ़ते हैं। हाउ हाउ परमानेंटली इन अपवर्ड, अरे तेरी वाला कैसा है रे, अपवर्ड डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रॉन along the wire will be deflected। भाई साहब इसका इंग्लिश बहुत खतरनाक है। किसी सीधे धारा चालक दूरध्रुव के क्षैतिज प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉन की विक्षेपित होगा, क्षैतिज प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉन। एक हॉरिजॉन्टली इलेक्ट्रॉन को ये कर दिया गया है, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा। बोलो, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी।
तो हम फोर्स का डायरेक्शन किसके अलोंग देखेंगे, फोर्स का डायरेक्शन होगा अलोंग द V क्रॉस B। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर देखो, वेलोसिटी किधर है, इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, तो V क्रॉस B किधर होना चाहिए, डाउनवर्ड, लेकिन इलेक्ट्रॉन है, इस पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। अब नेगेटिव होने के कारण आना चाहिए डाउनवर्ड, आएगा अपवर्ड, तो किधर होना चाहिए, अपवर्ड। देखिए कोई ऑप्शन है, ऐसे तो क्वेश्चन ही गलत है भाई साहब, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन अपवर्ड डायरेक्शन सी, लेकिन ये भाई साहब क्वेश्चन गलत है। अब आंसर मिलाने के लिए मिलाया जा सकता है, लेकिन कहानी सही नहीं है। अब आते हैं, आपको बताया गया था कि आमीटर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर को, किसको, गैल्वेनोमीटर के अलोंग क्या कर देते हैं, एक संट, जो संट होता है ना, वेरी स्मॉल अमाउंट का रेसिस्टेंस होता है। तो ठीक है, गैल्वेनोमीटर की जगह अगर वोल्ट मीटर भी हो जाएगा ना, तो हम इसको संटेड जैसे ही करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आमीटर। इट मीन्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हम लोग फ्लो करवाएंगे, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस यूज करेंगे, श्रेणी नहीं, पैरेलल, पैरेलल का हिंदी होता है समानांतर क्रम में, निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, ये तो थ्योरी है, किसी भी मैग्नेटिक, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड चलो चलेगा, मोशनल ईएमएफ के कारण उसके सरफेस पे, चूंकि वहां पे सरफेस हो जाता है, रॉड नहीं, और सरफेस आ जाता है तो ईडी के फॉर्म में करंट जनरेट होता है, और जो हीट के रूप में लॉस करता है, इसको ईडी करंट बोलते हैं। कौन सा करंट, ईडी करंट। तो दिस धारा, भंवर धारा, ईडी करंट को हिंदी में बोलते हैं भंवर धारा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईडी करंट। 41 नंबर क्वेश्चन, ये तो स्टोर एनर्जी का फॉर्मूला है, ये 41 नंबर क्वेश्चन किसका फॉर्मूला है, स्टोर एनर्जी का। इसको मैं मिटा दूं, इसको बताया क्या मैंने, सनटेड, अच्छा चलो ठीक है, मैं रहने देता हूँ। स्टोर एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको म्यू से भी डिनोट करते हैं, हाफ एल आई स्क्वायर होता है। तो जो होगा ना स्टोर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई स्क्वायर, पहली बात। दूसरी बात कि अगर यहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आ जाता है तो स्टोर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये एक मिनट, नहीं 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 नहीं, एनर्जी डेंसिटी नहीं कंपेयर करना है यहाँ, तो एनर्जी स्टोर एनर्जी से कंपेयर कर देना है भाई साहब। क्या कंपेयर करना है, स्टोर एनर्जी। स्टोर एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एल आई स्क्वायर। डायरेक्ट यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं, यू का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन होगा, वही होगा, बोलो कौन सा ऑप्शन है, यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अब बताइए ये 42 नंबर क्वेश्चन, अब मेन बात है नोट्स रिवाइज होगा तब तो। 42 नंबर क्वेश्चन, ये किसका फॉर्मूला है, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, तो फाई इज इक्वल टू एल आई, ये आपका एल इज इक्वल टू होगा फाई बाई आई, ये आपका, अच्छा फाई आपको एल नहीं निकालना है, फाई निकालना है, ये आपका डायरेक्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है, फाई इज इक्वल टू क्या, एल आई। बस फाई मतलब फ्लक्स, एल का वैल्यू दिया हुआ है, आई का वैल्यू दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा। एल का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देख लो इधर, एल का वैल्यू दिया हुआ है 5 मिली हेनरी और 2 एम्पियर। कहानी खत्म, है ही नहीं इसमें कुछ जान प्राण, बोलो क्या आ जाएगा, 5 मिली मतलब 10 टू द पावर माइनस 3 हेनरी इंटू 2, तो हो गया 10 अपॉन 10 के पावर कितना 3, तो हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो काटो 0.01 वेबर। ऐसा कोई ऑप्शन होगा, वही होगा 0.01 वेबर वाला, कौन सा ऑप्शन है, 0.01 सी। बताइए प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान में क्या अनुपात होता है, आरएमएस। देखो ये तो फॉर्मूला ही है भाई साहब, क्या है फॉर्मूला, आपसे पूछा क्या गया है कि वी आर एम एस, पहले फॉर्मूला याद रखिए, वो होता है वी नॉट बाई रूट टू। तो पूछ रहा है कि आर एम एस और इसका रेशियो कितना होता है, वी आर एम एस अपॉन वी नॉट, इधर का भाग इधर आके गुना, क्या हो जाएगा 1/√2। अगर आपसे यही पूछा जाता मैक्सिमम और आर एम एस का, वी मैक्स और वी आर एम एस का रेशियो, तो हो जाता है √2:1। अब जो पूछेगा वो कर देना है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, रेशियो ऑफ रूट आरएमएस, पहले आरएमएस है उसके बाद क्या है बी नॉट है, तो आरएमएस अपॉन बी नॉट 1/√2, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, एलआर सर्किट के लिए। कौन सा सर्किट के लिए, आप फॉर्मूला शीट में जाके देखिए, इंपिडेंस का फॉर्मूला लिखवाया गया है एलआर सर्किट के लिए, आर है सब में तो आर स्क्वायर सब में होगा, और ये होगा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अगर यहीं ये एल के लिए अगर कैपेसिटिव सर्किट के लिए होता है, आरसी सर्किट के लिए, तो आर स्क्वायर
और क्या हो जाता है 1/ओमेगा² c²। अगर यही आप टोटल LCR सर्किट के लिए होता तो क्या हो जाता √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ऑप्शन हमसे यही पूछ रहा है लेकिन हम तीनों रिवाइज कर लिए। चलिए आगे आते हैं। टाइम हो गया है क्या? चलिए डिस्कस कर देते हैं। ये तो खैर गिफ्टेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसा है? गिफ्टेड। I इज इक्वल टू, ये जो होता है ना I0 होता है, क्या हो जाता है I0, ये क्या हो जाता है? अच्छा ये कॉपी हो सकता है। कहाँ पेस्ट हुआ जी? रहने दो। I इज इक्वल टू क्या था 60 और साइन क्या 100πt कुछ भी था, उससे हमको मतलब नहीं है। इससे यहाँ पर I0 का वैल्यू कितना आ गया हमारा 60 एम्पियर। कितना आ गया 60 एम्पियर। अब हमें क्या करना है IRMS लिखना है। ये तो गधा लिख लेगा I0/√2 कितना हो जाएगा 60 बाई कितना हो जाएगा 60/√2। अगर ये ऑप्शन है तो सही है, अगर नहीं है तो रेशनलाइज करो। 60 √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, तो √2 क्या हो जाएगा 2 है 30। तो या तो 30√2 आंसर होगा, नहीं तो 60/√2 आंसर होगा। दोनों में से कोई एक हो सकता है। देखिए क्या है 30/√2 नहीं 60 ही है। चलो चलो कोई नहीं। बताइए यांत्रिक ऊर्जा को मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में डायनेमो कन्वर्ट करता है। कौन सा कन्वर्ट करता है? डायनेमो। कौन कन्वर्ट करता है? ट्रांसफार्मर क्या काम करता है सर? हाई वोल्टेज लो करंट को लो वोल्टेज एंड हाई करंट या वाइस वर्सा कन्वर्ट कर देता है। मोटर क्या करता है सर? मोटर जो है ना वो काम करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में? आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा बोलो जैसे? हाँ वो हाँ 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 सही। चलो 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 सी ऑप्शन। देखिए ये रेजोनेंस का डेफिनेशन है कि एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस करंट एंड वोल्टेज दोनों में जो हमारा फेज होता है दोनों सेम फेज में होता है, तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा? जीरो का। तो डिफरेंस कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी जीरो का। चलिए द रियल एंड वर्चुअल पावर, तो चलिए इसका थोड़ा सा हम लिख ही देते हैं कहानी। पहले एक चीज बताइए, अगर आपको याद हो तो हमारा क्या फॉर्मूला होता था? पी एवरेज इज इक्वल टू बोलो PRMS इंटू कॉस फाई। यहाँ से कॉस फाई का वैल्यू निकालेंगे तो P एवरेज अपॉन PRMS। RMS को बोलते हैं वर्चुअल, क्या बोलते हैं? वर्चुअल पावर। क्या बोलते हैं? वर्चुअल पावर। और ये जो है होता है एवरेज या रियल पावर। एवरेज पावर तो किसका किसका रेशियो होता है? एवरेज पावर अपॉन वर्चुअल पावर। अब देखते हैं शब्दों का सही मिलान करना है। तो द रियल एंड वर्चुअल पावर ऑफ एनी, ये वर्चुअल पावर क्या है? रियल एंड वर्चुअल पावर ऑफ एनी अल्टरनेटिंग करंट PT, ये रियल पावर है और वर्चुअल पावर PA रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हिंदी में देखें उल्टा सीधा दे दिया यार। देखो कौन सा किसी प्रतिवर्ती धर का परिपथ का यथार्थ PT है और आभासी क्या है? PA है। तो PT/PA वर्चुअल एवरेज बाई वर्चुअल क्या हो जाएगा? एवरेज बाई वर्चुअल। हमारा क्या होता है फॉर्मूला? कॉस फाई का। कॉस फाई को ही हम लोग बोलते हैं शक्ति गुणांक पावर फैक्टर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसका सही नोटेशन ये नहीं किया है, PT/PA। चलिए ये क्या दिया हुआ है? ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ जान पहचान नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। क्या पुट करना है? वैल्यू। मतलब यहाँ E है E0 साइन ओमेगा टी है। E0 का वैल्यू दिया है कितना? 10 और ओमेगा फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो ओमेगा नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये आपको ऐसे लिखवाया भी गया था, आपको याद भी होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी जो होता है 2πf इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा। क्या होता है 2πf इज इक्वल टू ओमेगा? तो ओमेगा के बदले क्या लिखेंगे? 2πf। पहली बात किसके जगह? ओमेगा। ठीक है, तो हमारा क्या फॉर्मूला था? V इज इक्वल टू V0 के बदले 10 वोल्ट और साइन ओमेगा के बदले क्या लिखेंगे?
2 पाई एफ है फ्रीक्वेंसी कितना है बोलो 50 हर्ट्ज और इनटू टाइम टी। अब दे रखा है 10 इंटू साइन 2 पाई इंटू 50 और टाइम का वैल्यू दे रखा है आपका 1/600। तो ये 50 टू जा 100 और एक कट गया तो पाई/6 तो आ गया 10 इंटू साइन पाई/6। पाई/6 अगर तुम्हें नहीं पता है तो 30 डिग्री होता है। 10 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, कटाओगे तो कितना वोल्ट आएगा 5 वोल्ट। बस ये लॉलीपॉप सा आपका क्वेश्चन है और इसी को लेके तुम लोग हाइप फैला रहे हो, कुछ है कुछ है कुछ है। अरे कुछ नहीं है भाई साहब। देखो कौन सा कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होता है तो जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस और जिसके साथ एंगल नहीं उसके साथ साइन, तो साइन वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर होता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। आई साइन फाई कौन होगा, कौन सा कंपोनेंट, हाँ कौन सा कंपोनेंट, साइन वाला कंपोनेंट। वही साइन वाला कंपोनेंट क्या होगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होता है वही वाटलेस होता है। वाटलेस मतलब जिसका पावर क्या हो जाए 0। तो जो जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस वो तो चला गया, जिसके साथ नहीं वो साइन। और जो साइन होगा वहीं इसके बीच वोल्टेज के बीच एंगल कितना हो जाएगा 90। साइन कंपोनेंट का वोल्टेज के बीच जैसे ही एंगल 90 होगा तो कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। पावर फैक्टर 0, पावर फैक्टर 0 तो पावर भी 0, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 10 मेगाहर्ट्ज इसको याद रखना है, इसमें कुछ है नहीं। देखो UHF हाई अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है ना तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला, तो देखो सबसे कम एनर्जी वाला ग्राउंड में चलता है, बीच वाला एनर्जी वाला आपका आयनोस्फीयर से टकरा के नीचे आ जाता है, और सबसे हाई एनर्जी वाला आयनोस्फीयर को भी पेनिट्रेट करके सैटेलाइट से टकराता है और स्पेस में जाता है, सैटेलाइट से टकरा के आ जाता है। तो तुम्हारे कॉमन सेंस में होना चाहिए कि हाई वाला है एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी, और हाई वाला कौन है तुम्हें पता है कौन होगा बोलो, स्पेस वेव। और स्पेस वेव को हिंदी में शायद बोलते हैं व्योम तरंग। क्या तरंग, व्योम तरंग। अब देखिए सबसे मिनिमम वर्क फंक्शन, वास्तव में सबसे मिनिमम वर्क फंक्शन सीजियम का होता है, लेकिन सीजियम तो दिया नहीं, तो सीजियम नहीं दिया है तो सोडियम का कितना, सीजियम का कितना होता है याद रखना चाहिए 2.14, पाई से एक वैल्यू कम होता है, और सोडियम का कितना होता है 2.75। तो 2.14 और 2.75 में बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, तो तुम्हें कॉमन सेंस से सोचना चाहिए सीजियम के बाद थोड़ा सा ऊपर कौन होगा सोडियम। अब इन सबको देखो ये बेरियम तांबा लोहा, इससे कहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने जा रहा है भाई साहब लोहा तांबा से, तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए। प्लैंक कांस्टेंट डायमेंशन एनर्जी इनटू टाइम, ये सब पूछने वाली बात है बिल्कुल नहीं। ml2t-1 प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात बताइए। स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव में आता है -ke²/r, और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में आता है ke²/2r। चलो डेरिवेशन तो नहीं करूंगा, लेकिन ये आया गया जब डेरिवेशन बताया गया होगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -ke²/r और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ke²/2r। अब किसका किसका रेशियो पूछ रहा है, अगर P/ke का रेशियो पूछ रहा है तो -2:1, अगर ke/p का रेशियो पूछ रहा है तो -1/2। तो काइनेटिक एनर्जी ऊपर, अगर पोटेंशियल -1/2, अगर पोटेंशियल एनर्जी ऊपर हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी नीचे, तब होगा -2:1। अब देखते हैं क्वेश्चन में कौन नीचे कौन ऊपर पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऊपर है और पोटेंशियल एनर्जी नीचे, -1/2, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत चुंबकीय गामा किरण भाई साहब, सॉरी बीटा किरण, बीटा किरण क्या होता है पुंज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुंज होता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो किसमें फोटोन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फोटोन कौन से रिलेट करता है, एक्स में फोटोन होता है, गामा में फोटोन होता है, लाइट में फोटोन होता है, किसमें फोटोन नहीं होता है तो बीटा में। तो फोटोन नहीं होगा उसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होगा, विद्युत चुंबकीय प्रकृति होगा। लेकिन मिलने की घटना क्या कहलाता है सनलाइन, मिलने की घटना क्या कहलाता है सनलाइन, इंग्लिश बोले तो कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे फ्यूजन। क्या बोलेंगे E=mc², किस गधा को नहीं याद होगा। ये क्वेश्चन गलत है भाई साहब 1/18 भाग नहीं होगा, 1/8 होगा तो बनेगा, 1/8 होगा तो बनेगा और 1/8 नहीं होगा तो नहीं बनेगा।
और ऑप्शन भी सब दिया है ना 1/8 पर दिया है, तो ये गलत क्वेश्चन है। एक्चुअली आपको बताया गया था n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू 1 to the power 2 के पावर n। ये n होता है नंबर, सॉरी स्मॉल n, ये स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स। देखिए n कितना कर रहा है ओरिजिनल का 8, तो एन नॉट इंटू 1/2 के पावर स्मॉल n, एन नॉट से एन नॉट कट गया, 1/8 को 1/2 के पावर 3 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2 के पावर n। यहाँ से कंपेयर कीजिएगा तो कितना टाइम पीरियड होगा, कितना हाफ लाइफ होगा, टाइम पीरियड नहीं हाफ लाइफ, कितना हाफ लाइफ होगा 3। एक हाफ लाइफ दिया हुआ है कितना, ध्यान से देखिए, एक हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है तो 1000 ईयर। एक रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयु 1000 साल है, जिस कितने समय तत्वों का 1/8 होगा, 1/18 होगा तो नहीं बनेगा कभी, 3000 साल, 3 टाइम पीरियड है, 1000 1000 1000 3000 साल। बोलिए ऑप्शन नंबर ए, लेकिन क्वेश्चन ही गलत है, क्या बनाए ये बताओ, ये सब पूछने वाली बात है। परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या जो नीचे होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, बोलो नीचे कितना 38, प्रोटॉन 38 वाला बताओ, 2 ही है, ए और डी। अब परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या ऊपर माइनस नीचे, 88 माइनस 38 करो, 88 माइनस 38 करोगे 50, 38 50 अरे ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन 38, 38 50 38 में ऑप्शन नंबर ए वो 88 दे दिया है, नहीं चलेगा। बताओ विष्टकारी में कौन बदलता है, पर जो the name of machine produced direct current on the applying AC potential। AC को DC में कन्वर्ट कौन करता है, दिष्टकारी, इसका नाम ही है दिष्टकारी, या फिर इंग्लिश बोले तो रेक्टिफायर, रेक्टिफिकेशन काम करता है। ये आपका PYQ है, बताया गया है, फुल वेव में दुगुना हो जाता है, हाफ वेव में उतना ही रहता है, तो 50 का दुगुना कितना हो जाएगा 100। नॉर गेट के लिए ये सब पूछने वाली बात है भाई, नॉर गेट a प्लस बी का पावर a प्लस बी, ए प्लस बी का पावर 1, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, a प्लस बी के पावर क्या, ये क्या हो जाना चाहिए, एक बार खींच देगा तो यही हो जाएगा नॉर गेट के लिए। अच्छा ये 60 011000101, चलो 66 नंबर क्वेश्चन जो है ना, क्या है ना भाई साहब, इधर कर देते PDF भेज देंगे। क्या था 0110 और क्या था 1010, ऐसा ही था ना। चलो अब अगर ऐसा है देख लेते हैं भाई साहब, 1010 0101 है भाई, 0101 ऐसा है ना, 0110 और 0101। चलो तो इस तरह के ना क्वेश्चन को कभी भी जोड़ने वोड़ने का ख्याल नहीं रखिएगा, कुछ सेकंड लगेगा। देखो A1 है, सेकंड नंबर जो सेकंड नंबर में 1 है, तो 1 इंटू 2 के पावर 2, इतना 2 डिजिट बजा, कन्वर्ट कर लेंगे इसको डेसिमल वाला में, फिर 1 इंटू 2 के पावर 1, और फिर उधर लिखना भी नहीं है, बोलो कितना हो जाएगा 4 और कितना, 4 और 2 6, और इधर लिखते हैं, इधर 1 इंटू 2 के पावर, इधर ये वाला 1 है तो 2 के पावर 2, फिर इधर 0, और लास्ट में कितना होगा 1 इंटू 2 के पावर 0, तो ये कितना होगा 5, और ये कितना हो जाएगा 11। 11 को तुम बदल लो बाइनरी में, ये बेहतर होगा, ज्यादा 0 1 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 1 1 का 10 हो जाता है, ज्यादा तेला बेला करेगा तो पता चलेगा लेप लिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं, हम कभी सिखाया भी नहीं है क्लास में। मैंने कहा है कि इसको बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट करो और फिर जोड़ दो और फटाक से लिख लो, बोलो कितना हो जाएगा 5 जा कैरी कितना, फिर 2 से तो 2 जा कैरी कितना, फिर 2 से 1 कैरी कितना, कितना होगा 1 0 1 1 0 1 1। बोलिए अब इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं, तो 2 इंटू 10 के पावर सॉरी 2 के पावर 3, 1 इंटू 2 के पावर 3 प्लस ये तो 0, प्लस 2 इंटू 10 1 और प्लस 1 इंटू 2 के पावर 0, देखिए 8 और 2 और 1 कितना हो गया 11। ये बेसिक मेथड होता है जिसमें एरर की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है, लेकिन आप वो मेथड यूज कीजिएगा उसमें एरर की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। चलिए आते हैं, इसमें क्वेश्चन में एरर है 67 नंबर क्वेश्चन में, और 68 भी क्वेश्चन में क्वेश्चन गलत है। देखिए इक्वेटर पे होता है ना 0 होता है, पोल पे 90 डिग्री, इक्वेटर पे क्या होता है 0।
ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। जब अस्थाई इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो थीटा हो जाता है 0 डिग्री और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस एम बी कॉस थीटा। तो माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1, तो माइनस एम बी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। बताइए, ये तो ई क्रॉस बी, इसमें पूछने वाली बात नहीं है, इतना ही क्वेश्चन है। ये बताया था ई क्रॉस बी। चलो ठीक है, ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन यहीं तक रहने देते हैं। पीडीएफ में आपके ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, ठीक। और बहुत सारा आपका, मैंने बोला था कि मोर देन 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके फॉर्मूला सीट से। तो अगर आप फॉर्मूला शीट रिवाइज करते तो मॉडल सेट का 50% क्वेश्चंस आपको मिल जाता। एक दो क्वेश्चन में एरर है, तो एरर वाले क्वेश्चन को स्कैप कर देना है। आपके पास 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए मिलेंगे, सिर्फ 35 बनाना है। तो जिस पे ओवर कॉन्फिडेंस हो उसी को सॉल्व करना है, सबको सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। आपका पीडीएफ मैं आपको आपके ग्रुप में भी भेज दूंगा। थैंक यू सो मच। लेढ़ा है रे।